साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए उद्योगों के नाम रहा, जहां निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार सरकार की प्राथमिकता में रहा। और अब 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ संदेश है कि यदि प्रदेश को वास्तव में समृद्ध बनाना है तो किसान की आमदनी बढ़ाना सबसे जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक व्यापक वर्क प्लान तैयार किया है, जिसमें खेती को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि रोजगार, प्रोसेसिंग और निर्यात से जोड़ने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस इसे जमीनी हकीकत से दूर कागजी करार दे रही है, वहीं सरकार का दावा है कि प्रदेश की विविध जलवायु, मजबूत सिंचाई व्यवस्था और बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ लेकर 2026 में खेती को आर्थिक मजबूती का आधार बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष 2026 की तैयारी शुरू। मोहन यादव सरकार ने कृषि का बड़ा रोड मैप बनाया। किसानों की आय बढ़ाने को दी जाएगी प्राथमिकता। खेती से रोजगार सृजन पर सरकार का खास फोकस। कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा। फूड प्रोसेसिंग, उद्यानिकी और एफपीओ पर जोर। पशुपालन, मत्स्य पालन और माइक्रो इरिगेशन शामिल। किसानों को उन्नत राज्यों और देशों का भ्रमण। इजराइल और ब्राजील मॉडल से सीखने की योजना। सरकार का लक्ष्य समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश। कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। भावांतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली और एक नहीं 3 नदी जोड़ो अभियान। हमारी सरकार के बनने तक 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी और अब 2 साल के अंदर लगभग 58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं और 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा हर खेत में पानी। ये बदलते दौर में हमारा अपना प्रदेश उन्नति कर रहा है। उधर सरकार के इस विजन पर कांग्रेस ने सीधा सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर उतर चुके हैं और किसान मजदूर चौपाल के जरिए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों से 3100 रुपए धान, 2700 रुपए गेहूं और 6000 रुपए सोयाबीन खरीदने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका कहना है कि आलू, लहसुन, प्याज और सब्जियों के दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान कर्ज में डूबे हैं और मजबूरी में फसलें फेंकनी पड़ रही हैं। कृषि मंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने झूठ बोला हमसे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे और सरकार बनाए, 2700 के गेहूं के देंगे, सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि हम 6000 सोयाबीन के देंगे, सरकार बनाई। आज प्याज फेंकने पड़ रहे हैं, आलू के भाव नहीं है। 97% किसान कर्ज में है। तो आखिर सरकार का रवैया ऐसा रहेगा तो कांग्रेस को किसान को जागरूक करना पड़ेगा। तो मैं शिवराज जी से भी और मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, जो कहा वो पूरा करो, झूठ मत बोलो, और बोलोगे तो हम सड़क पे मिलेंगे। बहरहाल एक तरफ सरकार कृषि वर्ष 2026 के लिए महीनों का कैलेंडर, महोत्सव, सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे किसानों की असल समस्याओं से ध्यान भटकाने वाला एजेंडा बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसानों पर हो रही ये सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए उद्योगों के नाम रहा, जहां निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार सरकार की प्राथमिकता में रहा। और अब 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में आगे बढ़ा रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सरकार के कृषि वर्ष 2026 के क्या है मायने? सरकार के कृषि वर्ष मनाने से किसानों को कितना होगा फायदा? किसान मजदूर चौपाल का कांग्रेस को कितना मिलेगा लाभ? किसानों पर हो रही सियासत कितनी जायज? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक हैं
मध्य प्रदेश भाजपा के। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। शुरुआत में कन्हैया जी आपसे ही करना चाहूँगा, कृषि वर्ष 2026 के क्या मायने हैं, क्या लगता है? एक समय था जब, इससे पहले जब शिवराज जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो एक स्लोगन उन्होंने दिया था, चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। क्या वाकई में खेती लाभ का धंधा बन पाई? शिवराज जी काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब पिछले 2 सालों से जो है मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाना, वो भी ट्रेडिशनली तरीके से, जिस तरीके से आज की तारीख में मध्य प्रदेश या देश का जो किसान है परंपरागत रूप से जो खेती करता है, उसमें वो हम यदि ये कहें कि वो खेती को लाभ का धंधा बना देंगे तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि शब्दों की जुगाली के अलावा कुछ नहीं है। जब तक कि किसान जो खेती है, जो ट्रेडिशनली परंपरागत जो खेती कर रहा है, उससे निकल करके उसमें इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करने के लिए जब तक कोई एडिशनल और भी दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, चाहे पशुपालन हो अपने घर में, चाहे वो गाय का पालन करे, भैंसों का पालन करे, दुग्ध उत्पादन करे, उससे जुड़े हुए दूसरे भी जो एडिशनल जो भी उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, जब तक और जब तक ये वाली बात भी होगी। और दूसरा ये कि आपको बहुत ही, यदि आपको खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो आपको ना ये आप सोचोगे कि सिर्फ सीजन में सिर्फ 2 तरह की खेती, एक तरफ वो धान उगा लिया, धान के बाद में यदि आपके कोई क्षेत्र है तो उसमें कहीं गेहूं चना उगा दिया, या कोई सोयाबीन वाला जो बेल्ट है तो जहाँ पे सोयाबीन उगा दिया, उसके बाद में आपको लगता है कोई गेहूं चना उगा दिया और उससे आप सोचोगे कि भाई किसान जो है बहुत हेल्दी हो जाएगा फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि शिवराज जी जब CM थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफ़ी जो है फोकस किया। नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश को कई मामलों में जो है कृषि कर्मण अवार्ड भी मिलते रहे, और ये और बात है कि पिछले 7-8 सालों से उस पर लगातार ब्रेक लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार, अब ये जो मोहन यादव जी की सरकार आई है और पिछले 2 साल से ये लगे हुए हैं, 2025 से इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्री पे, और इंडस्ट्री भी मतलब वो समानांतर चलते रहेगा। 2026 को उन्होंने जो है ये अब जो है वो किसानों पे फोकस कर रही है, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसका यदि हम जब वर्ष के रूप में किसी घोषित करते हैं, राज्य सरकार जब करती है, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज ये होता है कि साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी शनिवार को ही CM साहब ने जो है एक बड़ी रिव्यू बैठक की है इसी मतलब वर्ष को लेकर के, एग्रीकल्चर वर्ष जो मनाने हैं उसको लेकर के। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पूरे साल भर का कार्यक्रम डिसाइड किया है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मध्य प्रदेश सरकार, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबानी बातें की हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्लान, मतलब एक बाकायदा रोडमैप तैयार किया हुआ है कि हम जनवरी में क्या काम करेंगे, फरवरी में क्या काम करेंगे, मार्च में क्या काम करेंगे, एवं कि हम दिसंबर में क्या क्या काम करेंगे। और उसका वेरिएशन भी रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कार्यक्रम है यदि तो मालवा बेल्ट में हो रहा है तो इधर बुंदेलखंड में भी हो रहा है, तो इधर बघेलखंड में भी हो रहा है, निमाड़ में भी हो रहा है। वो पूरा मध्य प्रदेश को जो है कवर करने की कोशिश की है। लगातार कुछ ना कुछ आयोजन जो है होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है यदि हम वर्ष के रूप में जब मनाएंगे, सरकार जब मनाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो किसानों को होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात। ठीक है कन्हैया जी, मानते हैं कि किसानों को एडवांटेज कुछ ना कुछ तो होगा। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले भी एक आए थे जो अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, शिवराज जी 20 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और सिर्फ एक ही उदाहरण है जिसमें लगता है कि कृषि जो है वो लाभ का धंधा है, और वो किसान का परिवार था, शिवराज सिंह जी का परिवार। मुझे लगता है वो जितना लाभ कमा पाए या उनके बच्चे इस मामले में लाभ कमा पाए, उसके अलावा तो कोई ऐसा मामला रहा नहीं। हम बात करते हैं तो हमको आंकड़ों पे भी गौर करना चाहिए। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जहाँ पे किसानों की दुर्दशा के मामले में, आत्महत्या के मामले में, अत्याचार के मामले में पूरे देश में प्रथम 3 पर मध्य प्रदेश ना रहा। ये तब की स्थिति है जब मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते थे। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने तो प्राइवेट उनके साथ मिलकर लूटा है हमारे किसानों को। अभी विधानसभा में ये जानकारी मिली थी कि लगभग बीमे का 7,000 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया और दिया कितना किसानों को? 700 करोड़ से भी कम। आप समझ रहे हो,
सरकार के साथ मिलकर ये कंपनियां जो किसानों को लूट रही हैं, ये ताज़ा आंकड़े हैं, ये तो अभी के आंकड़े हैं 3 महीने पुराने। जी। दूसरी बात यह है कि हम कहीं की भी बात कर लें, खाद की हम बात करते हैं, तो किसान जब लाइन में लगता है उसको क्या मिलता है? लाठी डंडे मिलते हैं, कार्रवाई हो जाती है, FIR हो जाती है, कहते हैं कि संकट है। लेकिन वो शराब जो 24 घंटे बिकती है उसकी कभी कोई कमी नहीं होती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसान जब साल भर में 1 बार 2 बार ये सब चीज़ें मांगता है लाइन में खड़े होकर, सरकार उसको वो नहीं दे पाती। ये लंबे समय की कहानी है। जब वो लाइट मांगता है, बिल नहीं भरता है, तो उसकी जब्ती हो जाती है। ये मध्य प्रदेश में वास्तविक स्थिति है जो सरकार बताती है या सरकार के जो समर्थक बताते हैं, वो तो एक जनसंपर्क विभाग भी बता रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार हर चीज़ में बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो तो सच्चाई है नहीं, खबर तो वो है जो सरकार छुपाती है। ये जो आंकड़े मैंने बताए ये तो आपके हमारे सबके सामने हैं। फिर मैं एक उम्मीद करूंगा कि ईश्वर जो है सरकार को सद्बुद्धि दे, मोहन यादव जी को सद्बुद्धि दे कि वास्तव में ये विज्ञापन के अलावा या जनसंपर्क के जो एक आडंबर है, आडंबर ही कहूँगा मैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के ये जो प्रचार प्रसार किया जाता है, इनसे यदि ध्यान हटा ले तो मुझे लगता है वास्तव में संसाधनों की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, किसानों का वास्तव में भला हो सकता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आज की ही रिपोर्ट है जी। कि 9 महीने में देश में 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं जी। इसमें मध्य प्रदेश को मात्र 3% निवेश प्रस्ताव आए हैं। कितना पिछड़ा हुआ है ये मध्य प्रदेश, सोचिए आप। 2003 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो जब से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए होंगे उसके परिवार के लोग, लेकिन आज उसको क्या मिल रहा है? कोई भी एक ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में। आज भी उस बच्चे को खोखले वादे मिलते हैं कि ऐसा हो जाएगा 2047 विकसित भारत, फलाना भारत, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पूरा पैसा लगा के जब बाहर निकलता है तो आज भी उसको भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। ये वास्तविकता है। चलिए जवाब ले लेते हैं यशपाल जी से। यशपाल जी, जवाब दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया। है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार से 2025 में उद्योग और निवेश को लेकर के फोकस किया था, आज जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री जी ने भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी रिव्यू बैठक करी है और किसान को, खेती को फोकस किया है। और 2026 का साल हम खेती किसानी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मैं इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा और उनका धन्यवाद देते हुए आभार भी व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से खेती सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहे बल्कि रोजगार, प्रोसेसिंग और निर्यात तक भी पहुंचे। इसको लेकर के जो एक कार्य योजना, बड़ी एक एजेंडा बनाया है, उसी में इसको फोकस किया गया कि माइक्रो इरिगेशन, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, कृषि यांत्रिकीकरण, आधुनिक तकनीकी, मत्स्य पालन, ये समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश बने। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की इस लाइन के कारण से आज कांग्रेस को मजबूर होकर के भ्रमित करने को लेकर के एक बार और अवसर मिला है। जीतू पटवारी जी भोजपुर से आज एक आंदोलन किया है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। उसका नाम दिया है जन आंदोलन किसान के नाम पर। यह अलग बात है कि दिग्विजय सिंह जी अलग आंदोलन कर रहे हैं एक ही प्रदेश में, 2 बड़े नेता 2 अलग अलग स्थान से अलग अलग विषय पर। सीहोर से भोजपुर और भोजपुर से सीहोर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीति चमकाने के हिसाब से या मनरेगा का नाम, गांधी जी का नाम हटा करके कर दिया। उस पर भी देखिए खेती किसानी को फायदा है, मनरेगा कोई गलत नहीं है, मजदूर को फायदा है। जिस प्रकार से 100 दिन का अवधि थी उसको 125 दिन कर दिए। और मैं दिव्यांशु जी ये कहूंगा कि जिस प्रकार से विद्युत के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अंग्रेज, नवाब, राजे, रजवाड़े और कांग्रेस, इनके पूरे कालखंड तक 7,50,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज हमने 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर दी है। दिव्यांशु जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से त्राप्ती का, जिस प्रकार से केन बेतवा का बुंदेलखंड की तरफ नया रास्ता तय किया है, मंदाकिनी और हमारी जो चित्रकूट है उसको भी लिंकअप में आगे बढ़ाने का काम किया। मैं योजनाओं के बारे में बता दूं, किसान को चाहिए पानी, लाइट, हम 10 घंटे लाइट दे रहे हैं।
खाद भी समय पे दे रहे हैं। यह अलग बात है अमित जी के कहीं कहीं प्रासंगिक हो जाता है, कहीं किस प्रकार से थोड़ा सा विवाद हो जाता है जो नहीं होना चाहिए खाद को लेकर के। मैं बताऊंगा ताप्ती नदी महाराष्ट्र की सरकार का और मध्य प्रदेश की सरकार का दिवांशी वर्षों तक फैसला नहीं हो पा रहा था। ताप्ती से बुरहानपुर और खंडवा को जो लाभ मिलेगा वो महाराष्ट्र का हमारा समझौता हो चुका है। हमारा पार्वती और काली सिंध से राजस्थान का जो समझौता वर्षों से नहीं हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इन 2 वर्षों में ताप्ती नदी का भी समझौता महाराष्ट्र से कर करके और काली सिंध पार्वती का भी समझौता राजस्थान से कर करके हजारों हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ किसानों को देने का काम किया। दिव्यांशु जी अकेले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कालखंड में इन 2 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर के कल्पना की है, संकल्प लिया है कि 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई को माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना ऐसी थोड़ी बनी क्या, उसके माध्यम से किसानों के खेतों तक हम पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तभी तो उत्पादन बढ़ रहा है, तभी तो दूध के उत्पादन में हम आगे हैं, तभी तो माइक्रो इरिगेशन में हम आगे हैं, तभी तो पशुपालन में हम आगे चल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में हम आगे चल रहे हैं। एक उत्पाद, एक जिला जो हमने चयनित किया है, जो चिन्हित किया है, अलग अलग जिलों में अलग अलग उत्पाद की खेती, उसको बढ़ावा देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये भी कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी कि कांग्रेस की कौन सी सरकार किसान सम्मान निधि देती है, कौन सी सरकार कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली भावांतर दे रही है, कौन सी सरकार कांग्रेस की जो चल रही है वो 0% पे किसानों को ब्याज दे रही है। जो हम कर रहे हैं वो दिखता नहीं है, दिखाया नहीं जाता है, आलोचना की जाती है। हम तो कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहेंगे कि सोयाबीन और भी जगह होती है, वहां पर आपने भावांतर दिया क्या? 800 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं दिव्यांशु जी। ठीक है, ठीक है। किसान अगर मुसीबत में है तो उसका सहारा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। चलिए ठीक है, यशपाल जी का कहना है कि भाई कहीं कहीं कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, बाकी सब कुछ प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है। कन्हैया जी, कहीं कहीं पानी जो है गंदा चला जाता है, उस वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। कहीं कहीं ब्रिज अचानक से 90 डिग्री का बन जाता है तो उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है प्रदेश में। कन्हैया जी, सही कहा आपने दिव्यांशु जी। हम लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी घटनाओं को भी बड़े सहज रूप से, बड़े सामान्य रूप से ले लेते हैं जी। ये बात सही है कि सरकार के आंकड़े और सरकार के दावे कि हमने इतने खाद का एलोकेशन करा दिया, इतना हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, इतने हमारे मतलब रेक लगने वाले हैं और हमारा इतना हमारा कंजप्शन बढ़ गया है, खाद की डिमांड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब जो है वो खेती का जो रकबा है वो का बोनी का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये सब सरकार अपने अपने स्तर पे जो है वो बातें करते रहती है, लेकिन ये बात सही है कि समय से पहले खाद की व्यवस्था करवाना ये किसी और की नहीं बल्कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस बात को न तो कोई नज़रअंदाज कर सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, कि किसान जो है परेशान तो हुआ है। चाहे मैं देख रहा हूं कि चाहे वो आपका खरीफ का जो सीजन है तब भी हमने किसानों को परेशान देखा खाद के लिए, और अभी जो वर्तमान में अभी जो रबी का सीजन चल रहा है ये जो है एक तरह से रबी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल पीक टाइम है। सिसोदिया जी चूंकि वो भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इस समय किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात है कि अभी पिछले 15-20 दिन पहले समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। उतनी अभी विरोध की या उतना प्रदर्शन को लेकर के इतनी खबरें नहीं आ रही, लेकिन आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में सब कुछ बढ़िया स्थिति हो गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय की भी कमी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो चला रहे हैं। सहकारिता में तो खैर PS हैं। मतलब स्थिति ये है कि अभी जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरी है, किसी PS वगैरह नहीं है, ACS जरूर है। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जो है वो खाद की समस्या जो है मध्य प्रदेश में बनी हुई है। इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और आपने कहा कि वो पानी वाली जो बात है, ये बात सही है कि 16 लोग मर गए हैं, तब भी हम लोग बहुत सहज रूप से हम लोग ये बात कह देते हैं। सिस्टम की जो खामी है, हम जो सरकारी तंत्र है उसको बहुत आसानी से उसको एडॉप्ट नहीं करता। ये दरअसल ये हमारे सिस्टम की खामी तो है ही, ये दरअसल हमारा एक जो चारित्रिक अवमूल्यन हुआ है ना, हम जो वक्त के साथ में हम जो संवेदनहीन होते जा रहे हैं ना, ये उसका भी प्रभाव है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति भविष्य में जाने पता नहीं, ये इसमें और ये समस्याएं बढ़ेंगी कि कम होंगी,
मुझे नहीं पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति, कम से कम सरकारी तंत्र इस तरह की स्थिति न बने, अट्टहास न हो, है ना, या किसी के पीड़ा का, किसी के मर्म का, किसी की वेदना का हम उपहास न उड़ाएं। ये चीज तो होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल भाई, एक समय वो भी था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे देश के और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात होता था, तो उन्होंने एक समय के फास्ट, एक समय के उपवास को लेकर के कहा था और पब्लिक ने, जनता ने उसे मान भी लिया था। और अगर समय का हमारा नैतिक चरित्र हो गया था। बिल्कुल। और एक समय ऐसा भी था जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था तो नैतिकता के नाते इस्तीफे भी दे दिए जाते। लेकिन अब अगर कुछ ऐसा होता है तो ये कहा जाता है कि ये इस्तीफा तो हमारा कल्चर ही नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति ही नहीं है। चलिए ठीक है, अमित जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक समय वो था जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में हम बात करें, आपने जो छोटी छोटी घटना का जिक्र किया उसमें एक घटना और जोड़ देता हूँ। छोटी है बड़ी है आप सब तय करें। हमारे साथ हमारे आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी बैठे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। इनके क्षेत्र पे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है, उससे पहले जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जब वो किसान कृषि विभाग के पीएस थे, अब ये सीएस हो गए हैं, प्रेजेंटेशन देने आए थे कि 1 महीने के बाद ही जिस इंदौर ने इतना बड़ा दिल करके पार्षद जिताया, महापौर जिताया, सारे के सारे विधायक जिताए, देश में सबसे ज़्यादा वोटों से सांसद जितवाया, जहां के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पे मंदिर की सीढ़ी रचने से 36 लोग मर जाते हैं। अभी आप बहुत बड़े जल मिशन की बात हो रही है, वो मल मूत्र मिशन कहूँ तो वो गलत बात नहीं होगी। ये लोग मरे नहीं हैं, इनकी जान ली गई है, क्योंकि 1 महीने पहले से वहां के लोग बता रहे थे कि भाई आप हमारी सुध ले लीजिए। पार्षद को भी कहा था, महापौर को भी कहा था, प्रभारी मंत्री को भी कहा था। बड़ी गंभीर बात यह है कि उस विधायक के क्षेत्र में, जिस विधायक मंत्री की जिम्मेदारी है नगरीय प्रशासन मंत्री की, कि वो पूरे प्रदेश में अच्छा पानी पिलाए, लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो, उनके खुद के क्षेत्र में लोगों की जब जानें चली जाती हैं, एक वो 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं जो सही खुली हवा तक लोगों को नहीं दे पा रहे, एक ये मोहन यादव जी की सरकार है जो पीने को सही पानी नहीं दे पा रहे, मिलावट के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। अब इससे ज्यादा और अच्छा कौन सा राज्य होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए सिसोदिया जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इंदौर की घटना को हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने रिसु से जिस प्रकार से गंभीरता से लिया और कैलाश विजयवर्गीय जी का वो परिश्रम या वो घटना के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर 3 दिन तक लगातार जनता की सेवा करने का जो कार्य करके दिखाया है, वो भी एक पक्ष है दिव्यांशु जी। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि घटना नहीं हुई है। घटना हुई है तो किन कारणों से हुई है, कौन उसमें दोषी है, कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, और जिस प्रकार से हलफनामा सरकार की ओर से गया है, हाईकोर्ट में एक रीट याचिका लगी हुई है, 6 तारीख को उसके बारे में सरकार की तरफ से पूरा प्रतिवेदन भी जाएगा। और देखिए, एक मृत्यु भी होती है किसी कारण से, किसी लापरवाही के कारण से, तो हम इस जिम्मेदारी से इनकार थोड़ी कर रहे हैं। क्या हमको एंडरसन को भगाने वाले लोगों में से थोड़ी है क्या कि 25,000 10,000 लोग से ज्यादा मर गए थे भोपाल में गैस त्रासदी में, और सरकार ने अपना हवाई जहाज उपलब्ध कराया और एंडरसन को कहा कि टाटा बाय बाय, तुम बच करके निकल जाओ। आज तक कांग्रेस ने उस भोपाल की गैस त्रासदी की घटना को अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उसके जहरीले जो तत्व रह गए थे, जो जहरीला कचरा रह गया था, उसका नष्टीकरण करने का भी काम यदि किसी सरकार ने किया है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इंदौर की घटना को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। ठीक। तावरे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस 10 सेकंड लूंगा मैं। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर हैं। बस एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी त्रासदी को एक वो बनाया गया है कि जब आपके प्रदेश के मंत्री या केंद्र के मंत्री इस्तीफा देने के लिए वो कौन सा फार्मूला आपके यहाँ तय किया गया है कि जब इतनी बड़ी वो होगी तब हम लोग इस्तीफा देंगे। दूसरी बात यह है कि आपने अधिकारियों की बात करी, अरे भैया वोट तो नेताओं को दिया गया था ना, जिम्मेदारी तो नेताओं ने ली थी ना। जब आपका बहुत बड़ा इंदौर जो है वो नंबर 1 आता है तो आपके फ्लैग्स तो कैलाश विजयवर्गीय जी के लगते थे ना, पुष्पमित्र भार्गव जी के लगते थे ना, वहां के पार्षद के लगते थे ना। तो अब जिम्मेदारी से कैसे भागा जा सकता है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यदि आप
इस्तीफा नहीं ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है अभी तक। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से पार्षद भी रहे कैलाश जी, 1994 का वो दौर भी हमने देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब ये जल की समस्या आई थी तो उन्होंने चप्पल उठा ली थी एक IAS के ऊपर। अब कहां गई वो उनकी। चलिए यशपाल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी, जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों ने जिस प्रकार से अनुत्तरदायित्व निभाया था, और अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल 3 साल पुराने, हमारे जनप्रतिनिधि ने चिट्ठी नहीं लिखी क्या? अगर चिट्ठी लिख करके उसका अंदेशा दिखाने की कोशिश करी तो नेग्लिजेंसी किस पे तय होना चाहिए? अगर आप ही पार्षद होते, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप ही पार्षद होते, आप ही मेयर होते और आप ही अगर कहते कि इस प्रकार की शिकायत आ रही है और अधिकारी उसको अगर शिकायत को इग्नोर करेगा और जनता हताहत हो जाएगी तो सर 160 से ज्यादा विधायक आपके, सांसद आपका, मुख्यमंत्री आपका, यदि आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। महापौर को बोलिए इस्तीफा दें, मंत्री को बोलिए कि आप इस्तीफा दें। कब सिर्फ की जब घटना हुई तो आपने कहा अधिकारी नहीं सुनते। इंदौर में जब मंदिर की सीढ़ियां टूटी 36 लोग मर गए, आपने कहा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज महापौर मंत्री कह रहे हैं अधिकारी नहीं सुनते, तो भैया इसका खामियाजा तो है, वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। मेरी बात अगर नहीं आने देंगे आप तो दिव्यांशु जी को मुझसे प्रश्न करने नहीं देना, आप ही कर लेते, मुझे प्रश्न ही मत करने देते। भाई मेरा कहना है जी जी, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी। आप जनप्रतिनिधि होते, आप मेयर होते और सर हम जनप्रतिनिधि होते तो हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। चलिए ठीक है, आप अगर लिख करके देते, ठीक है अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। ठीक है सिसोदिया जी, ठीक है अधिकारी। चलिए ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। कन्हैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कन्हैया जी अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए। इस मामले में जो दोनों के बीच में डिबेट हुई तो मैं छोटी सी एक बात कहूंगा, तंत्र का तो थोड़ा सा फेलवर है, संवेदनहीनता की ओर जो मैं थोड़ा सा इंगित करना चाहूंगा मैं सरकारी उसकी व्यवस्था का। पहली बात तो ये कि जो RBC 6(4) में भी जो प्रोविजन है कि प्राकृतिक आपदा में यदि किसी की मृत्यु होती है ना तो कम से कम 4 लाख रुपए देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की वहां पे 2 लाख रुपए देंगे, बाद में क्लेम कर रहे हैं कि निसाब हम उसको बढ़ा करके 2 नहीं 4 लाख रुपए कर देंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा असहज सा लगता है। दूसरी बात कि जो एफिडेविट, हाँ वो आई नो, मेरे को पता है। दूसरा ये कि RBC वाली बात है। दूसरी बात ये कि जो आपने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें जो आप लोगों ने डेथ की जो क्लेम किया है वो मात्र 4-5 लोगों की क्लेम किया है। ठीक है 16 लोगों की डेथ हो गई है, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। चलिए ठीक है, समय की कमी है, ये एक ऐसी डिबेट है जो अगर करने बैठे तो बहुत समय बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।